हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पावर प्लांट जीनियस में। फ्रेंड, पिछले वीडियो में हमने सीपीयू की वर्किंग, इंपॉर्टेंस, कंपोनेंट्स और ऑपरेशन को मेजरली डिस्कस किया था। आज के वीडियो में फ्रेंड हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सीपीयू के रेजिन ट्रांसफरिंग प्रोसेस, क्या क्या की कंपोनेंट उसके लिए यूज होते हैं, साथ ही जानेंगे उसका सेपरेशन प्रोसेस और साथ ही उसके होल्डिंग प्रोसेस को आज हम समझने वाले हैं फ्रेंड। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है ताकि आपको सीपीयू का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग और वर्किंग क्लियर हो सके फ्रेंड सीपीयू का जो यूज होता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि वाटर को अल्ट्रा प्योर बनाने और फ्लोलेस बनाने के लिए इसे किया जाता है फ्रेंड। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन आती है जिसके बाद हमें एमबी में पड़े हुए जो रेजिन होते हैं, एमबी मतलब मिक्स बेड, और मिक्स बेड में दो तरह के रेजिन होते हैं, केटायन रेजिन और एनायन रेजिन। ये जब एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ऐसे कंडीशन पर हमें इसे रीजनरेशन की जरूरत पड़ती है फ्रेंड। वो कौन कौन से कंडीशन होते हैं जिसके लिए हमें रीजनरेशन की जरूरत पड़ती है, और रीजनरेशन के लिए हमें इसे मिक्स्ड बेड से निकाल कर हमें सेपरेशन टैंक में ट्रांसफर करना होता है। तो ये कौन सा प्रोसेस होता है और किस तरह इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये सारा आज हम इस वीडियो में डिटेल से समझने वाले हैं। तो फर्स्ट होता है फ्रेंड एग्जॉस्ट कंडीशन। ये जनरली जब हमारा रेजिन, जो मिक्स बेड में पड़ा हुआ रेजिन है, ये एग्जॉस्ट हो जाता है, उस कंडीशन पर मेजरली इसे हमें रीजनरेशन की जरूरत पड़ती ही है। तो ये सबसे पहला कंडीशन है। इसमें जब हमारा वाटर कंटिन्यू इससे पास आउट हो रहा होता है, तब एक ऐसी कंडीशन आती है कि जो आयन एक्सचेंजेबल साइट्स होते हैं ये पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन पर हमें रेजिन को रीजनरेशन की जरूरत पड़ती है फ्रेंड। दूसरा जो कंडीशन है ये होता है फ्रेंड आउटलेट वाटर की कंडक्टिविटी। जैसा कि हम नॉर्मल वाटर की कंडक्टिविटी एमबी से पास आउट होने के बाद में लेस देन 1.0 माइक्रोसीमेंस हम मेंटेन करते हैं। अगर ये वैल्यू अगर हमें बढ़ी हुई मिलती है तब हमें इसे चेक कराना होता है और इसमें रीजनरेशन की जरूरत पड़ती है फ्रेंड। थर्ड होता है फ्रेंड पीएच वैल्यू। अगर पीएच वैल्यू मिक्स बेड के आउटलेट वाटर की ज्यादा आ रही है, जो कि हम नॉर्मल वैल्यू जो हमने सेट करके रखा हुआ है, जो नॉर्मल वैल्यू हमें आनी चाहिए, अगर इस वैल्यू से पीएच की वैल्यू अगर ज्यादा आ रही है, ऐसे कंडीशन पर भी हमें रीजनरेशन की जरूरत पड़ती है फ्रेंड। फोर्थ होता है फ्रेंड फिक्स ऑपरेटिंग आवर्स। जैसा कि हमारे यहाँ जो रेजिन है ये 3,70,000 m³ वाटर को क्लीन कर सकता है, आयन फ्री करता है फ्रेंड। तो ऐसे में जब ये वर्किंग आवर्स इससे ज्यादा आगे चले जाते हैं तब वाटर की कंडक्टिविटी बढ़ने लगती है फ्रेंड, जिससे कि हमें समझ आता है कि अब हमें रीजनरेशन की जरूरत पड़ती है। साथ ही हमें इसके जो पीएलसी सिस्टम होते हैं वहां पर भी हमें रनिंग आवर्स दिखाया जाता है, शो होता है। फिफ्थ फ्रेंड हाई टेम्परेचर ऑपरेशन। जैसा कि जो सीपीयू वाटर होता है फ्रेंड, इसमें 45 to 50 डिग्री के अप्रॉक्स वाटर का टेम्परेचर रेजिन से पास आउट होता है। लेकिन अगर ये जो वाटर का टेम्परेचर है, लोड अगर बढ़ने पे अगर ये टेम्परेचर ज्यादा जाने लगे, तब जो रेजिन की क्वालिटी होती है ये डिग्रेड हो जाती है। ऐसे में जो रेजिन होता है ये अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता। ऐसे में हमें रीजनरेशन की जरूरत पड़ती है। इसमें 6 पॉइंट होता है रेजिन रेशियो इम्बैलेंस। फ्रेंड, जो हमने रेजिन रखा हुआ है ये 60-40 के रेशियो में मिक्स बेड में होता है फ्रेंड। लेकिन कभी कभी जब हम ट्रांसफर करते हैं या ड्रेन करते हैं, ऐसे कंडीशन में कभी कभी कुछ रेजिन बाहर आ जाते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बाहर आ गए, ऐसे में रेशियो डिस्टर्ब हो सकता है, और अगर इसमें रेशियो डिस्टर्ब होता है तभी ये प्रॉपर वर्क नहीं कर सकते। ऐसे में हमें रेजिन को टॉप अप करना होता है फ्रेंड। ये कुछ कंडीशन होते हैं जिनके बाद हमें रेजिन को रीजनरेशन की जरूरत पड़ती है फ्रेंड। लेकिन क्या हम रेजिन को मिक्स बेड में ही रीजनरेट कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है फ्रेंड। हमें मिक्स बेड में रेजिन को रीजनरेशन नहीं दे सकते। इसके प्रोसेस होते हैं, इन्हें अब आगे हम समझते जाते हैं। तो सबसे पहले
हम समझते हैं ट्रांसफर प्रोसेस को। क्या होता है ट्रांसफर प्रोसेस? फ्रेंड, मिक्स बेड में ऊपर की तरफ एक वाटर डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो कि वाटर को यूनिफॉर्मली वाटर को सारे रीजन से गुजारने का काम करता है। और उसी तरह नीचे की ओर स्टेनर होता है। ये स्टेनर कई की संख्या में होते हैं जो कि वाटर को यूनिफॉर्मली नीचे की ओर ड्रेन आउट करने का काम करते हैं फ्रेंड। तो जब हमें रेजिन को मिक्स बेड से निकालना होता है या ट्रांसफर करना होता है, इसके लिए ऊपर में एक लाइन दी गई है। इसके लिए स्लूज वाटर पंप दिया होता है। इसके थ्रू 40 to 50 m³ वाटर का फ्लो हम मेंटेन करते हैं और वाटर को ऊपर से मिक्स बेड में एंट्री कराते हैं। और ठीक इसके नीचे एक ट्रांसफर लाइन लगा होता है। यह सेपरेटर टैंक तक जाता है फ्रेंड। तो वाटर का जो फ्लो है हम मेंटेन करेंगे। ये जो वाटर का फ्लो होता है 40 to 50 m³ पर आवर, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हर प्लांट में हो। किसी जगह 60 पे भी मेंटेन होता है, किसी जगह 70 पे। ये हमको टाइम कंज्यूमिंग को सेव करने के लिए होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। इससे भी रेजिन के डैमेज होने के चांसेस बन सकते हैं। तो ऊपर की जो एसओवी है हम इसे ओपन करेंगे स्लूज वाटर पंप चलाने के बाद में। और नीचे का जो ट्रांसफर लाइन है इसमें भी एसओवी दिया होता है, इसे हम ओपन करेंगे। फिर सेपरेटर टैंक में पहुंचा दिया जाएगा फ्रेंड। तो कुछ इस तरह से ये सेपरेटर टैंक तक जाता है। तो फ्रेंड, जब रेजिन मिक्स बेड से सेपरेटर टैंक में ट्रांसफर हो जाता है, ऐसे कंडीशन पर हमें इसे डायरेक्ट ही रीजनरेशन के लिए नहीं लिया जाता। इसे सबसे पहले सेपरेटर टैंक में ही इसे बैक वॉश किया जाता है फ्रेंड। तो बैक वॉश क्यों जरूरी होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रेजिन होता है ये एक फिक्स्ड आवर ऑपरेटिंग टाइम होता है इसका। जैसे कि 3,70,000 m³ वाटर को इसने आयन एक्सचेंज की इसकी कैपेसिटी थी। ऐसे में ये काफी ज्यादा डर्टी हो जाता है। इसे इसलिए बैकवॉश करना जरूरी होता है। बैकवॉश के लिए हम स्लूज वाटर पंप का ही यूज करते हैं और नीचे से वाटर उसमें इन किया जाता है, ऊपर से वाटर डर्टी वाटर जो होता है ये आउट होता है। और ये जो डर्टी वाटर होता है फ्रेंड, ये एक रेजिन ट्रैप में जाता है। मतलब कि अगर रेजिन इसके साथ में निकलता भी है तो ये सीधा बाहर ड्रेन पे ना जाए, ये रेजिन ट्रैप में जाकर ट्रैप हो जाता है फ्रेंड। तो हमें क्यों जरूरत होती है बैकवॉश की, इसको समझते हैं। कि रेजिन इतने दिन तक अगर ऑपरेशन में था तो कुछ रेजिन के छोटे छोटे टुकड़े टूटे हुए उसमें हमें बैकवॉश में मिलते हैं फ्रेंड। साथ ही इसमें स्लिट्स होते हैं, आयरन डिपॉजिट्स होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर्स भी होते हैं। साथ में धूल, डस्ट, इस तरह की चीजें हमें इसमें देखने को मिलती है फ्रेंड। तो ये सारी चीजों को बैकवॉश करके हमें पूरा क्लीन आउट करना होता है। बैकवॉश के लिए वाटर का जो फ्लो हम मेंटेन करते हैं ये 60 to 65 m³ पर आवर के आसपास हम बैकवॉश के लिए वाटर का फ्लो मेंटेन करते हैं फ्रेंड। बैकवॉश के लिए जो टाइमिंग होती है ये लगभग एक साइकिल के लिए 15 मिनट का टाइमिंग इसमें लगता है। और पर साइकिल के बाद में इसमें एयर स्कोरिंग होता है फ्रेंड। इस एयर स्कोरिंग के लिए इसमें 3 की संख्या में ब्लोअर दिया होता है। कोई भी एक ब्लोअर चलाकर हम इसे एयर स्कोरिंग करते हैं। एयर स्कोरिंग के लिए हमें 7 मिनट का समय लगता है। और इसका जो एयर का प्रेशर होता है ये एटमॉस्फेरिक एयर ही होता है और इसका जो प्रेशर होता है 1 से 2 kg के अराउंड हम मेंटेन करते हैं। एयर स्कोरिंग से जो रेजिन होता है ये प्रॉपरली मिक्स हो जाता है और थोड़ा सा लूज हो जाता है। इसीलिए हमें एयर स्कोरिंग की जरूरत पड़ती है। मतलब जितने साइकिल होंगे फ्रेंड उतना ही इसमें एयर स्कोरिंग उतनी बार हमें करना पड़ेगा। एक साइकिल के लिए 15 मिनट का टाइम हम ले रहे हैं वाटर वॉशिंग के लिए और एयर स्कोरिंग का जो टाइम होता है ये 7 मिनट के आसपास का होता है। इसका जो एयर का प्रेशर होता है 1 से 2 kg के आसपास हम मेंटेन करते हैं फ्रेंड। लगभग 18 से 20 साइकिल में जो हमारा रेजिन होता है, जो कैटायन रेजिन, एनायन रेजिन पूरी तरह से क्लीन हो जाता है फ्रेंड। इसके बाद में इसे सैंपल लिया जाता है और इसकी टर्बिडिटी चेक की जाती है। ये लेस देन 5 to 10 NTU के आसपास इसकी टर्बिडिटी रखनी जरूरी होती है। इतना अगर आ जाता है वैल्यू तब इसे हम नॉर्मल मान लेते हैं। अगर नहीं आता तो इसे और आगे बैकवॉश प्रोसेस के लिए कंटिन्यू करते हैं। वाटर का फ्लो मेंटेन करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल वाल्व दिया होता है।
इस कंट्रोल वाल के थ्रू हम वाटर का कंट्रोल्ड फ्लो मेंटेन करते हैं फ्रेंड। यहाँ पर वाटर का कंट्रोल्ड फ्लो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है फ्रेंड, क्योंकि वाटर के थ्रू ही ये सेपरेशन का प्रोसेस हो पाता है। इसे आगे हम समझते जाएंगे, वीडियो में आपको कंटिन्यू बने रहना है। तो जैसा कि सेपरेशन अब हमें स्टार्ट करना है, हमने सबसे पहले क्या किया कि मिक्स बेड का जो रेजिन था उसे सेपरेटर टैंक में लाया। सेपरेटर टैंक में लाने के बाद में इसका बैकवाश किया। बैकवाश में 18 से 20 साइकिल लगे और हर एक बैकवाश के बाद में हमने एयर स्कोरिंग की। एयर स्कोरिंग के लिए हमें 7 मिनट का टाइम लगा और एयर स्कोरिंग के लिए जो एयर का प्रेशर था वो 1 से 2 kg के आसपास हमने रखा। और इसके लिए हमने जो एयर यूज किया फ्रेंड, ये ब्लोअर के थ्रू हमें मिला और ब्लोअर को एटमॉस्फेयर से एयर मिला फ्रेंड। तो ये हमारा बैकवाश का पूरा प्रोसेस था। इसके बाद हम सेपरेशन प्रोसेस में जा रहे हैं फ्रेंड। अब सेपरेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? मैंने जैसा कि आपको बताया कि सेपरेटर टैंक के अंदर में 2 प्रकार के रेजिन अवेलेबल है अभी। पहला है केटायन, दूसरा है एनायन रेजिन। अब इसमें सेपरेशन करना है, एनायन को अलग करना है और केटायन को अलग करना है। तो कैसे हम अलग अलग इसको कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे रेजिन हैं और छोटे छोटे रेजिन के दाने होते हैं फ्रेंड, तो आप कैसे इसे अलग करेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बिल्कुल वीडियो में अच्छे से बने रहिए। बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी कुछ सीखने को मिलेगा फ्रेंड आपको, क्योंकि इसमें 2 तरह के रेजिन हैं और दोनों ही रेजिन साइज में अलग अलग होते हैं, डेंसिटी में भी अलग अलग होते हैं, वेट में भी अलग अलग होते हैं फ्रेंड। तो जो एनायन रेजिन होता है ये साइज में, डेंसिटी में अलग होता है, ये थोड़ा सा लाइटर होता है। और जो केटायन होता है ये थोड़ा सा हैवी होता है एनायन से। तो इसी डिफरेंस का यूज करके हम वाटर फ्लो के थ्रू इन दोनों को अलग अलग सेपरेट करते हैं फ्रेंड। इसे अलग करने के लिए हम कंट्रोल्ड वाटर फ्लो में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर वाटर को कंट्रोल्ड वे में ही हमें लेना होता है, तो इसमें हाई फ्लो से लो फ्लो हम मेंटेन करते हैं। सबसे पहले जैसा कि 100 हमने लिया, 100 m³/आवर के हिसाब से हमने वाटर सेपरेटर टैंक में अपवर्ड डायरेक्शन में इन कराया। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि जब फ्लो ज्यादा होगा तो टाइमिंग कम लगेगी फ्रेंड। जैसा कि अब 100 m³ हमने मेंटेन कराया है, अभी फ्लो हमने सेट करके रखा है, तो 5 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद हमने फ्लो को थोड़ा सा डाउन कर लेना है, इसको 90 कर लेंगे, 90 m³/आवर। इसके बाद टाइमिंग को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, जैसे कि 6 मिनट के आसपास हमने इसको रख दिया और इसके बाद में हम फ्लो को 90 कर लिया, उसके बाद 80 किया, तो टाइमिंग बढ़ती जाएगी, फ्लो हमारा घटता जाएगा फ्रेंड। तो जैसे जैसे फ्लो घटेगा तो टाइमिंग हमारी बढ़ जाएगी। 60 m³ फ्लो पर लगभग 15 मिनट का टाइमिंग हम रखेंगे और इसी तरह फ्लो को हम धीरे धीरे कम करते जाएंगे फ्रेंड। 40, 50, 30, 20 इस तरह से हम फ्लो को मेंटेन करते जाएंगे। इससे होगा ये कि एनायन और केटायन के 2 लेयर्स बनेंगे। जो एनायन का लेयर होता है ये ऊपर की तरफ बनता है फ्रेंड, तो ऊपर में ये लेयर बना लेगा और जो केटायन होगा ये नीचे की तरफ बैठ जाएगा फ्रेंड। अब एनायन और केटायन हमारा अलग अलग हो चुका है, अभी ये सेपरेटर टैंक में ही अवेलेबल है। अब आप देखिए ये ऊपर की तरफ एक लाइन दी गई है, यहाँ पर एक एसओवी दिया होता है, तो इस एसओवी को ओपन करके वाटर के कंट्रोल्ड फ्लो में हम इसे एनायन होल्डिंग टैंक में इसे स्टोर कर लेते हैं फ्रेंड। तो अभी जो हमारे टैंक में केटायन एनायन था, अब हमने एनायन को एनायन होल्डिंग टैंक में स्टोर कर लिया। अब सेपरेटर टैंक में ओनली केटायन बचा होता है, तो केटायन को ये नीचे जो ट्रांसफर की लाइन दी गई है फ्रेंड, जिस तरह से हमने मिक्स बेड को ट्रांसफर किया, बिल्कुल उसी तरह ऊपर से वाटर हम इसमें इन कराएंगे और नीचे से ये केटायन होल्डिंग टैंक में इसे ट्रांसफर कर लेंगे फ्रेंड। तो इस तरह से जो सेपरेटर का जो एनायन था और केटायन था, दोनों को हमने अलग अलग टैंक में होल्ड कर लिया है फ्रेंड। और इसी टैंक में अब इसमें रीजनरेशन का प्रोसेस होना है फ्रेंड। ये आज का टॉपिक था। अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक हम
इसके रीजनरेशन को भी समझेंगे। रीजनरेशन भी बहुत अच्छा टॉपिक है, आप जरूर उसे अटेंड करिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।